सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अदम्य। जीजी वशरा का नाम है सदाको। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अध्याय के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 14 अदम्य जिजीविषा का नाम है सदाको। पाठ का परिचय, पाठ के बारे में जान लेते हैं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह विश्व को विनाश के कगार पर ले जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही इसका जीवंत उदाहरण है। अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के कारण हजारों लाखों लोग इसका शिकार बने हैं। बच्चे भला इससे कैसे अछूते रहते। लेखक ने इस पाठ में एक ऐसी ही बच्ची की कहानी बताई है जिसने इस त्रासदी को झेला और विश्व शांति की इच्छा की। तो इस पाठ में लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तो इसके द्वारा हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। केवल जो युद्ध है वो विश्व में अशांति फैलाता है और पूरे संसार को विनाश के द्वार पर ले जाता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो शहर हैं, इस पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया तो हजारों लाखों लोग क्या हुए, मारे गए और हजारों लाखों लोग बीमारी का शिकार हुए। केवल ये बड़े लोगों के साथ ही नहीं हुई घटना, इससे जो बच्चे हैं उन पर भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो लेखक ने पाठ के माध्यम से एक बच्ची के बारे में बताया है जिसने इस त्रासदी को झेला और लेकिन फिर भी विश्व में शांति फैलाने की क्या करी, इच्छा अपनी जाहिर की। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। कुछ समय पहले मैं हिरोशिमा की यात्रा पर गया था। हिरोशिमा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिख रखा था, इसीलिए यह सफर बहुत अनजाने प्रदेश का सफर तो नहीं था, लेकिन फिर भी मन में अजीब सी उत्कंठा तो थी ही। मन मस्तिष्क पर 6 अगस्त 1945 का भयावह मंजर आ जा रहा था। हिरोशिमा पहुंचकर सामान स्टेशन के लॉकर में रखा और ट्राम में बैठकर शांति स्मारक की ओर चल दिया। सब कुछ इतना व्यवस्थित और सुंदर था कि 6 अगस्त 1945 को यहाँ क्या हुआ था, क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव प्रतीत होने लगा। तो लेखक बता रहा है कि एक बार वो हिरोशिमा की यात्रा पर गया। हिरोशिमा के बारे में सभी थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेखक भी थोड़ा बहुत जानता था। तो उसे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ऐसी अनजानी जगह पर जा रहा है जिसके बारे में वह बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि उसके मन में एक अजीब सी उत्कंठा उत्कंठा यानी कि जानने की इच्छा थी कि क्या हुआ होगा वहां पर। उसके मन में बार बार 6 अगस्त 1945 की वो भयानक समय याद बार बार आ जा रहा था, जिसके बारे में उसने पढ़ा था कि किस प्रकार से हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, परमाणु बम का हमला किया गया था। जब वो हिरोशिमा पहुंचता है तो अपना सामान स्टेशन पर जो लॉकर बने होते हैं उसमें रख देता है। जो ट्राम वहां पर यात्रा के लिए चलते हैं वो उसमें बैठता है और शांति स्मारक की ओर चला जाता है, शांति स्मारक देखने के लिए। तो वो बता रहा है कि जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर इतना व्यवस्थित ढंग से शांति स्मारक को बनाया गया था और वो देखने में इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था कि ये सोचना भी कठिन कार्य हो जाता है उसके लिए कि 6 अगस्त 1945 को यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो उस प्रकार की उस चीज को, उस सुंदरता को देखकर उस चीज की वो कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। शांति स्मारक के परिसर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति का साक्षात्कार हुआ। तो बता रहे हैं कि जब वो शांति स्मारक के जो स्थान था, चारों ओर का जो क्षेत्र था, वो जब उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी जो शांति देखने को मिलती है, उससे वो मिलते हैं। साक्षात्कार यानी कि अजीब सी शांति के साथ उनका साक्षात्कार होता है, मिलन होता है। दूर तक फैला परिसर हरियाली से भरा था। स्मारक के मुख्य भवन पर संग्रहालय से कुछ दूर शांति की ज्योति जल रही थी। तो चारों ओर जो आसपास का जो वातावरण था वो उन्हें एकदम शांत लगा और चारों तरफ हरियाली फैली हुई दिखाई दी। जो स्मारक के मुख्य भवन का जो संग्रहालय था उससे थोड़ी दूर पर शांति की ज्योति जल रही थी। सबसे पहले संग्रहालय देखने का निश्चय किया और तब कहीं जाकर समझ में आया कि
6 अगस्त 1945 के अभागे दिन यहाँ रहने वालों पर क्या प्रलय आई थी। तब फिर वो क्या सोचते कि सबसे पहले जाकर हमें संग्रहालय ही देखना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय में वो सारी चीजें रखी थी जो कि उस दिन की याद दिला रही थी, जो 6 अगस्त 1945 को इस देश में हुआ था, इस शहर में हुआ था। क्योंकि वहां पर उस प्रकार की चीजें दिख रही थी कि इस दिन कितना बुरा हुआ होगा, कितना अभागा दिन था। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं, कपड़ों, चित्रों, नक्शों आदि को देखते देखते मन विचलित हो गया। हिचकियां बनने लगी, आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे और ऐसा लगा जैसे मैं स्वयं उन लाखों लोगों की कराहती भागती भीड़ का हिस्सा हूं। तो लेखक कह रहा है कि वहां पर जो भी सामान रखा हुआ था संग्रहालय में, वो वस्तुएं थी, कपड़े थे, चित्र थे, नक्शे बने हुए थे, जिनको बार बार देखने पर मेरा मन बहुत ही बेचैन होने लगा और बार बार उनको देखकर मेरे को हिचकियां बनने लगी, यानी कि हिचकियां आने लगी कि उस दिन कितना बुरा हुआ होगा, और आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। और बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहां पर जब जो भगदड़ी मची होगी, लोग कराह रहे होंगे, शोर मचा रहे होंगे, उसका मैं भी एक हिस्सा हूं। ठीक है, ये ऐसा लगा संग्रहालय की चीजों को देखकर लेखक को। संग्रहालय में आगे बढ़ते हुए मैं एक स्थान पर रुक गया। वहां एक मासूम सी लड़की सासाकी सदाको की मूर्ति बनाई गई थी। संग्रहालय से बाहर परिसर में उसका एक स्मारक भी है, जो परमाणु बम विस्फोट व उसमें मारे गए अनेक बच्चों की याद में बनाया गया है। इस स्मारक के बनने के पीछे भी एक कहानी जुड़ी है, सदाको की अदम्य जीजी विश्वास से। क्या कह रहे हैं, जब संग्रहालय में लेखक देखते हुए आगे बढ़ रहा था तो एक स्थान पर जाकर लेखक रुक जाता है। वहां पर एक बहुत ही मासूम सी लड़की की एक मूर्ति लगी हुई थी, जो थी सासाकी सदाको की। और संग्रहालय, लेखक कह रहे कि संग्रहालय से बाहर जो क्षेत्र है वहां पर उस लड़की का एक स्मारक भी बनाया गया है। और ये स्मारक उन बच्चों की याद में बनाया गया है जो कि युद्ध में, जो परमाणु जो विस्फोट हुआ था उसमें मारे गए थे। मारे, ये जरूरी नहीं कि वो उस समय ही मरे हो, कुछ बच्चों को उससे युद्ध होने के बाद कुछ बीमारियां हो गई थी जिसके कारण वो मर गए थे, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया था। तो लेकर कह रहा है कि इस स्मारक को बनाने से भी एक घटना जुड़ी हुई है, एक कहानी जुड़ी हुई है, जो है सदाको की अदम्य जीजी विश्वास से। यानी कि जो सदाको की जो अंदर दबी हुई इच्छा थी, जीने की जो इच्छा थी, उससे जुड़ी हुई है कहानी। जीजी विश्वास मतलब जीने की इच्छा, अदम्य मतलब अंदर दबी हुई। ससाकी सदाको एक बच्ची है जो परमाणु बम के विकिरण की शिकार होकर 12 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु की शिकार हो गई। 12 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु का शिकार हो गई। तो ससाकी सदाको एक जो बच्ची है जिसको क्या हुआ था, परमाणु बम होने के बाद जो किरणों का जो हानिकारक प्रभाव है उसका उस पर प्रभाव पड़ा, उससे उसको बीमारी हो गई और 12 वर्ष की छोटी आयु में वो मर गई। लेकिन मरने से पूर्व नजदीक आती मृत्यु की आहटों को सुनते हुए भी वह मृत्यु का सामना करने के प्रयास में जुटी रही। इसीलिए उसकी मृत्यु ने पहले उसके सहपाठियों और बाद में पूरे देश को उद्वेलित कर दिया और फलस्वरूप सबके प्रयासों से शांति स्मारक स्थल पर उसकी व उस जैसे बच्चों की याद में एक सुंदर सादगी भरा स्मारक बनाया गया, जहां आज भी दुनिया भर के बच्चे 400 की मालाएं चढ़ाते हैं। तो ये बच्ची थी, इसको क्या था, इसको पता था कि इसकी मृत्यु पास है, लेकिन उसने मृत्यु का सामना क्या करा, सामना करने की कोशिश करी और वह मृत्यु आने की बात से बिल्कुल भी डरी नहीं, बल्कि प्रयास करती रही कि विश्व में शांति फैले। तो जब वो मर गई तो उसके बाद में उसके जो सहपाठी थे, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे और पूरा देश उसकी याद में एकदम बेचैन हो उठा। सभी क्या थे, एकदम अशांत हो गए थे उस वक्त कि हमें इन बच्चों के लिए जो कि युद्ध के कारण जो परमाणु विस्फोट हुआ है उसके कारण क्या हो रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, उन हानिकारक किरणों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए सारे बच्चों की याद में एक स्मारक बनाया गया, जहां पर ये जो स्मारक है बहुत ही सुंदर है और सादगी, यहाँ पे बिल्कुल सादापन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे आते हैं और यहाँ पर स्मारक पर 400 की मालाएं
चढ़ाते हैं। ठीक है, सारसों की मालाएं चढ़ाते हैं, यानी कि ऐसी मालाएं जिनमें सारस, कागज के द्वारा बने हुए सारस पिरोए जाते हैं। ठीक है, अब कहानी पढ़ते हैं आगे की। 7 जनवरी 1943 के दिन शिगोए और माता हुजिको के घर एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया। अब कहानी सुना रहे हैं लेखक सासाकी सदाको की। पिता के एक मित्र ने उसे सदाको नाम दिया। उसके जन्म के समय से ही जापान धीरे धीरे युद्ध से घिर चुका था। उसके पिता भी मिलिट्री सेवा में जा चुके थे और 6 अगस्त 1945 की वह काली सुबह आई जो लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश नहीं, मृत्यु का अंधकार लाई। तो 7 जनवरी सन 1943 में इस बच्ची का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम शिगोई और माता का नाम हुजिको था। और इस उनके एक मित्र ने, उनके पिता के, सदाको के पिता के एक मित्र ने उसको ये नाम दिया था सदाको। और उस समय, जिस समय इस बच्ची का जन्म हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा था, जापान पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे और उसके पिता भी मिलिट्री की सेवा में जा चुके थे। और फिर वह दिन आया 6 अगस्त 1945 का, जिस दिन अमेरिका ने जापान पर परमाणु विस्फोट किया। और यह जो दिन था वो लोगों के जिनके जीवन में प्रकाश नहीं लेकर आया बल्कि अंधकार लेकर आया, वो भी मृत्यु रूपी अंधकार। 15 अगस्त 1945 को युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई थी। सब कुछ मिट चुका था, लेकिन विनाश और मनुष्य की इच्छा शक्ति तथा कर्मठता की लड़ाई जारी थी। क्या होता है, 15 अगस्त सन 1945 को युद्ध तो समाप्त हो जाता है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है, लेकिन क्या होता है, युद्ध समाप्त होने के बाद भी सब कुछ खत्म हो चुका था। चारों ओर विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। केवल मनुष्य की इच्छा शक्ति और वो कितना इस कर्मठता के साथ इस चीज से लड़ सकता है, उसकी लड़ाई जारी थी। एक बार फिर से हिरोशिमा का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। सासाकी परिवार ने फिर से अपना कामकाज शुरू किया और सदाको पास के एक स्कूल में पढ़ने जाने लगी। सदाको अपने स्कूल की चहेती बच्ची थी, पढ़ने और खेलने में तेज। क्या हुआ था, वैसा ही जो रोजाना के काम थे वो फिर से शुरू हो गए। सब लोग अपना अपना कार्य करने लगे। हिरोशिमा का फिर से निर्माण किया जाने लगा और जो सदाको थी वो भी अपने स्कूल जाने लगी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, होशियार थी और सभी लोग उसे स्कूल में बहुत पसंद करते थे। कुछ समय बाद सदाको का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पहले उसे जुकाम हुआ और गले में एक गांठ सी बन गई। जुकाम तो ठीक हो गया, लेकिन गांठ की कठोरता बनी रही। सदाको का चेहरा भी अजीब तरह से सूजने लगा। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने उसके पिता को बताया कि वह ल्यूकीमिया से ग्रस्त है और उसका जीवन कुछ महीनों का ही है। यह बात सन 1955 की है। सदाको को हिरोशिमा के रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उस अस्पताल में उस जैसे अन्य रोगी भी थे। धीरे धीरे क्या होता है, बच्ची स्कूल जाने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। पहले उसे जुकाम होता है, फिर उसके गले में एक गांठ सी बन जाती है और उसका जो चेहरा है वह भी सूजने लगता है। जुकाम ठीक हो जाता है, लेकिन गांठ में कुछ अंतर नहीं आता, वो कठोर होती जा रही थी। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसे ल्यूकीमिया नामक बीमारी हो गई है और अब इसका जीवन कुछ ही महीनों का बचा है। तो यह बात सन 1955 की थी। फिर उसको हिरोशिमा के ही एक रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उस जैसे अन्य मरीज भी थे। एक दिन नागोया हाई स्कूल के छात्रों ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को दिलासा देने के लिए कागज से बनाए गए हजारों सारसों क्रेन की मालाएं भेजी। तो एक दिन क्या होता है, जो नागोया स्कूल हाई स्कूल था जहाँ पे क्या सदाको भी पढ़ती थी, वहां के छात्रों ने अस्पताल में जितने भी रोगी भर्ती थे उनके लिए कागज के सारसों की माला बनाई, यानी क्रेन की माला बनाई और उन रोगियों को भेजा। क्योंकि जापान में ऐसी धारणा है कि यदि आप कागज के 1000 सारस बना लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसी बात मानी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति कागज के 1000 सारस बना ले तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए छात्रों ने बहुत सारे सारसों की मालाएं बनाई और रोगियों के लिए भेजी। सदाको ने भी इस बारे में सुना और वह भी कागजी सारस बनाने में
जुट गई। यदि कागज नहीं होता तो वह दवाइयों के कागज से भी सारस बना लेती थी। ऐसा करते हुए सदाको के मन में कुछ आशा बंधती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बीमारी विकराल होती जा रही थी। सारस बनाना भी उसके लिए तकलीफ देह हो गया था, परंतु जीने की इच्छा उसे इस काम में लगाए रखती थी। उसका मन कहता था कि यदि वह 1000 सारस बना लेगी तो अवश्य ही मृत्यु पाश से मुक्त हो जाएगी। जब सदाको को इस बारे में पता चलता है तो वह भी कागज के सारस बनाने में लग जाती है। उसके अंदर जीने की इतनी ज्यादा इच्छा थी कि वो, अगर उसके पास उसे कागज नहीं मिलता था तो वो दवाई के कागज से भी सारस बना लेती थी। उसकी बीमारी, जब वो सारस बनाती थी उसके अंदर और इच्छा उत्पन्न होती थी जीने की, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसके लिए सारस बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उसके अंदर जो जीने की इच्छा थी वो लगातार उसको इस काम में लगाए रखती थी, क्योंकि उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि अगर वो 1000 सारस बना लेगी तो जरूर ही उसे जो मृत्यु उसकी होने वाली है वो उससे बच जाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 25 अक्टूबर 1955 का वह अभागा दिन था जब सदाको का सारस मन अनंत यात्रा पर उड़ गया है। कुछ कहते हैं कि वे 1000 सारस बना पाई थी और कुछ कहते हैं कि वे 617 सारस ही बना पाई थी। लेकिन क्या कह सकते हैं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। 25 अक्टूबर 1955 का वह दिन आया, वह मनहूस दिन आया जिस दिन जो उसके मन का सारस था, मन रूपी सारस था, अनंत यात्रा पर उड़ गया, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसी धारणा है लोगों में कि उसने 1000 सारस बना लिए थे, कुछ कहते हैं केवल वो 617 ही सारस बना पाई थी। सदाको की मृत्यु के समाचार ने जहां उसके परिवार को हिला दिया, वहीं उसके सभी सहपाठी भी उसकी असमय मृत्यु से हतप्रभ रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी स्वस्थ और सक्रिय स्कूल के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली उनकी सहपाठिन इस तरह दुनिया से चली जाएगी। तो जब सदाको की मृत्यु हुई तो उसके परिवार को तो दुख पहुंचा ही पहुंचा, उसके जो सहपाठी थे वो भी हैरान थे उसकी अचानक से हुई मृत्यु को देखकर, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि वो इतनी स्वस्थ थी, स्कूल के हर कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, हर एक्टिविटी में वो भाग लेती थी, सभी चीजों में वो होशियार थी। अचानक से वो दुनिया से कैसे चली गई। उसके सभी सहपाठियों के मन में एक भावना का उदय हुआ कि सदाको की याद में कुछ करना चाहिए। किसी का सुझाव था कि सदाको का समाधि स्थल यही पास में बनना चाहिए। कुछ बड़े प्रबुद्ध सहपाठियों ने कहा कि सिर्फ सदाको के लिए ही नहीं, अपितु अणु बम विस्फोट की विभीषिका में मारे गए सदाको जैसे सभी बच्चों के लिए शांति उद्यान में स्मारक बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उनके जो सहपाठी थे, साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके सभी के मन में बार बार यही बात आ रही थी कि हमें सदाको के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ सहपाठी तो ये कह रहे थे कि उनके लिए समाधि स्थल बनाया जाए और पास में ही बनाया जाए, लेकिन कुछ जो बड़े सहपाठी थे, जो थोड़े होशियार बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमें केवल सदाको के लिए नहीं, अपितु ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो भी अणु बम विस्फोट की जो ये भयंकर हादसा हुआ है इसमें जो भी बच्चे मारे गए हैं उन सभी बच्चों के लिए शांति उद्यान में स्मारक बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, सभी को हम याद कर सकेंगे एक साथ। बस फिर क्या था, बच्चों ने जगह जगह जाकर चंदा एकत्रित करना शुरू कर दिया। उनके इस कार्य और विचार का समाचार पूरे जापान में फैल गया और कुछ ही समय बाद जापान के 3000 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने चंदा इकट्ठा करके स्मारक समिति को भेजा और प्रार्थना की कि इस धन का उपयोग स्मारक निर्माण में किया जाए। तो जब बच्चों के अंदर ये भावना आ गई कि उन्हें स्मारक बनवाना है तो उन्होंने जगह जगह से जाकर चंदा पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये बात पूरे जापान में फैल गई। तो और फिर क्या हुआ, कुछ एक समय ऐसा आया कि जापान के 3000 स्कूलों के विद्यार्थियों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और स्मारक समिति को भेजा कि इस धन का आप प्रयोग करें, जो हमने आपको पैसा भेजा है उसका प्रयोग करके स्मारक बनवाएं बच्चों के लिए। जनवरी सन 1957 में स्मारक समिति ने भी आधिकारिक तौर पर निर्णय लिया कि शीघ्र ही
शांति उद्यान में बच्चों का शांति स्मारक बनाया जाएगा। सदाको की मृत्यु के 2 साल बाद 5 मई 1958 को बाल शांति स्मारक शांति उद्यान का मर्म स्थल बन गया। 5 मई का दिन जापान में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदाको की स्मृति में सदाको के सहपाठियों का यह प्रयास अनुकरणीय है। मूर्ति के सामने लगी पाषाण पट्टी पर यह वाक्य उकेरा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि जनवरी सन 1957 में जो स्मारक समिति थी उसने भी अधिकारी तौर पर यह निर्णय ले लिया कि शीघ्र ही शांति उद्यान में बच्चों के लिए स्मारक बनाया जाएगा। और सदाको की मृत्यु के ठीक 2 साल बाद 5 मई 1958 को बाल शांति स्मारक शांति उद्यान का मर्म स्थल बन गया। शांति उद्यान में एक बाल शांति स्मारक बना दिया गया और यह ऐसा मर्म स्थल यानी कि जहां पर बच्चों को याद किया जाता था, उनकी के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। और ये 5 मई का दिन जापान में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदाको की स्मृति में, सदाको की याद में जो उसके साथियों ने, जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने जो भी प्रयास किया उसको हम कभी भूल नहीं सकते, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और मूर्ति के सामने एक पाषाण पट्टी यानी कि पत्थर की एक पट्टी लगाई है जिस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, यह हमारी पुकार है, यह हमारी प्रार्थना है दुनिया में शांति स्थापना के लिए। ये वाक्य लिखा हुआ है उस पट्टी पर, यह हमारी पुकार है, यह हमारी प्रार्थना है दुनिया में शांति स्थापना के लिए। ये स्मारक बनाया गया है दुनिया में शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शांति की स्थापना की जाए। और जो इसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण। तो बच्चों इस पाठ के का जो उद्देश्य है वो मेन यही है कि जो लेखक है पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाना चाहते हैं। पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि लड़ाई झगड़ों से हमेशा नुकसान ही होता है। हमें व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए और हमेशा केवल अपने बारे में, अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं सोचना चाहिए, औरों की भी चिंता करनी चाहिए कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ दूसरे के साथ बुरा कर देंगे तो उसका परिणाम कितने लोगों को भुगतना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। उत्कंठा, तीव्र इच्छा, साक्षात्कार, सामने आना, अदम्य न दबने वाली विकिरण, हानिकारक किरणें, परिसर, चारों ओर का क्षेत्र, विचलित, अस्थिर, जिजीविषा, जीने की इच्छा, उद्वेलित, अशांत। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ करेंगे जिससे आपको पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं और 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। सासाकी सदाको कौन है? बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, इनमें से कोई नहीं। तो सासाकी सदाको है एक बच्ची। बी विकल्प हमारा सही है, लगाएंगे बी विकल्प वाले गोले पर। लोग किसकी लपटों से जान बचाकर भागे? आग, सूरज, ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। तो लोग आग की लपटों से जान बचाकर भागे थे, ए विकल्प सही है, लगाएंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है, किसकी लड़ाई जारी थी? इच्छा शक्ति की, शक्ति की, धर्म की, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी लड़ाई जारी थी? इच्छा शक्ति की, ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। नेक्स्ट है, सदाको पढ़ने लिखने में कैसी थी? मंद, तेज, मूर्ख, इनमें से कोई नहीं। तो सदाको पढ़ने में थी तेज, बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। सदाको को पहले क्या हुआ था? बुखार, पीलिया, जुकाम, पेट दर्द। तो सदाको को पहले जुकाम हुआ था, तो सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। अगला है लिखित प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में 2-2 शब्द दिए गए हैं जो एक सही और एक गलत है। हमें उचित शब्द को चुनना है और वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं। सब जान बचाने के लिए रिक्त स्थान की ओर भागे। तो यहाँ 2 विकल्प दे रखे हैं, नदी और समुद्र। तो नदी लगा, लिख देंगे नदी। सदाको रिक्त स्थान के स्कूल में पढ़ने जाने लगी। दूर, पास। तो वो कौन से स्कूल में जाने लगी थी? दूर के में या पास के में? वो जाने लगी थी पास के में, लिखेंगे
पास। ठीक है, ये हो गया हमारा पास। अगला है सब कुछ इतना रिक्त स्थान और सुंदर था। अव्यवस्थित, अव्यवस्थित और व्यवस्थित। सब कुछ क्या हो जाएगा, व्यवस्थित। इतना व्यवस्थित और सुंदर था, लिखेंगे। ऐसे दूर तक फैला परिसर रिक्त स्थान से भरा था। नीलिमा हरियाली, तो हरियाली से भरा था, लिखेंगे हरियाली। हरियाली। इसकी कल्पना करना भी रिक्त स्थान प्रतीत होने लगा। संभव, असंभव, क्या आ जाएगा, असंभव। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्यपूर्ण। अगला है निम्नलिखित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि लेखक इस पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से युद्ध, लड़ाई झगड़े से सबका विनाश होता है। हमें ऐसी लड़ाई और झगड़े को क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि हम ऐसा लड़ाई झगड़ा कभी भी ना करें। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।